दिस एक्टिविटी नंबर 4 विच इज़ अबाउट मेजरिंग द वेदर। आपको यहाँ क्या करना है कि कोई सी दो डायग्राम बनानी है, जो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की डायग्राम बनानी है जो वेदर को मेजर करते हो। जैसे कि ये 4 डिफरेंट वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनोमीटर और उसके बाद है विंड वेन, बैरोमीटर और रेन गेज। ठीक है, जो हमारे पास बैरोमीटर होता है वो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रेन गेज measures the amount of rainfall and anemometer जो है हमारे पास measure करता है wind speed and direction और wind vane also determines wind direction। तो इनमें से कोई सी दो पिक्चर आप ले लें और वो आपको यहाँ पे बनानी है, ड्रॉ करनी है एंड ऑल्सो लेबल देम और उसका कोई एक यूजेज भी लिख दिया जाएगा, जैसे कि इनमें से जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 ऑफ क्लास 6 विच इज़ अबाउट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। सो हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। 3 फैक्टर्स लिखने हैं आपको जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर इरिगेशन सिस्टम यानी कि वाटर सिस्टम बहुत अच्छा है, वो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारी जो लैंड है वो मैक्सिमम हमारी लैंड फर्टाइल है। ठीक है, रेनफॉल जो है वो भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं होती। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी फ्लरिश करता है। ऐसे ही है फिर गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, लोगों को सब्सिडीज दी जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर जो एडवांस इरिगेशन सिस्टम है वो डेवलप किए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है कि किस तरीके से आप एग्रीकल्चर को की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, एडवांस तरीके से आप किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और कितने % पाकिस्तान की जो लैंड है, हाउ मच ऑफ पाकिस्तान लैंड इज़ फॉर्म लैंड यानी कि वो एग्रीकल्चर है, इरीगेटेड लैंड है जिस पे हम ग्रो कर सकते हैं। तो वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 55% जो लैंड है वो इरीगेटेड लैंड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है व्हाट आर स्क्रब्स एंड वेस्ट लैंड्स। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब है। स्क्रब लैंड्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो पूरी तरह से एरिड नहीं होते यानी कि पूरी तरह से बंजर नहीं होते, सेमी एरिड होते हैं, कुछ स्मॉल टाइप के बुशेज और ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं जो खुद ग्रो होते हैं वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, उनको हम स्क्रब लैंड्स कहते हैं। ऐसे जो वेस्ट लैंड्स होती हैं वो बेसिकली बैरन होती हैं यानी कि बंजर होती हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती, वहाँ पर हम किसी तरह की भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। अब इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे रेनफॉल की कमी हो सकती है, वेदर हमारा क्लाइमेट हमारा इसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है, जो सॉइल है उसके अंदर वाटर क्वांटिटी जो है वो उतनी नहीं होती कि हम उससे क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। यहाँ एग्रीकल्चर जो हमारा डिपार्टमेंट है उस वहाँ पे हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हाउ डज डैम्स एंड बैरेजेस हेल्प इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जो हमारे डैम्स है बेसिकली ये हमें किस तरह से एग्रीकल्चर को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाटर की क्वांटिटी ही है। ठीक है, फिर इरिगेशन, उसके थ्रू हम इरिगेट कर सकते हैं अपनी लैंड को। फ्लड कंट्रोल, ये चीज़ें जो हैं ये जगह हमारे फ्लड को भी कंट्रोल करती हैं यानी कि वाटर अगर राइज हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करती हैं, जिससे ऑफकोर्स हमारी फसलें तबाह होने से बच जाती हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज नंबर 6 विच इज़ अबाउट चूज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है एनीथिंग दैट गिव्स पीपल रीजन टू बिलीव समथिंग। कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप किसी चीज़ पे बिलीव कर सके, किसी बात पे बिलीव कर सके, तो ऑफकोर्स वो क्या होता है, दैट इज एविडेंस। ठीक है, इनकम फ्रॉम टैक्सेस, वो क्या होगा, गिफ्ट होगा, रेवेन्यू होगा या बजट। ठीक है, गिफ्ट नहीं हो सकता ऑफ कोर्स क्योंकि आप कलेक्ट कर रहे हैं, बजट भी नहीं हो सकता, तो वो रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होती है हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी अर्न, यानी कि एक साल के अंदर या एक मंथ के अंदर टोटल अमाउंट जो है उसने जो अर्न किया उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। वर्कड आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन इन कोड और अनयूजुअल लैंग्वेज डैश, किसी भी ऐसी कोड में कोई बात लिखी हुई हो या कोई अनयूजुअल लैंग्वेज में उसे हम डी कोड करके ही समझते हैं। ठीक है, तो क्या उसको हेल्प कहेंगे, स्ट्रगल या डेसिफर। तो ये बेसिकली होगा हमारे पास डेसिफर, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उसको समझने के लिए हम उसे डी कोड करेंगे। टू ग्रो और डेवलप स्ट्रांगली, इसको क्या करेंगे, इसको क्या कहते हैं, परमिट होगा, फ्लरिश होगा या पैरिश। तो बेसिकली फ्लरिश कहेंगे ना, आगे बढ़ना, फलना, फूलना। ठीक है, ब्रिंग बैक टू लाइफ डैश, लेकिन जिंदगी की तरफ दोबारा वापस आना, तो वो होगा रिवाइव। टॉक अबाउट द बुद्धास 4-fold नोबल ट्रुथ।
विच ही सेड लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग। बेसिकली सफरिंग जो है वो लाइफ का हिस्सा है, और वो किस वजह से होती है, फॉर क्रेविंग और अटैचमेंट। और सफरिंग किस वजह से ख़त्म हो सकती है, बाय एलिमिनेटिंग क्रेविंग एंड अटैचमेंट। एंड द फोर्थ वन इज द पाथ टू एंड ऑफ सफरिंग इज द नोबल एटफोल्ड पाथ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट अशोका's रिफॉर्म्स। Ashoka is also known as Ashoka the Great and an emperor of ancient India. He expanded the Maurya's empire. He also worked on embraced Buddhism, religious tolerance and social welfare. Right? So, our next topic is the Gandhara civilization, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है Chandragupta. Chandragupta, also known as Chandragupta Maurya, was an ancient Indian emperor. He considered the great emperor in history. ठीक है, उसने जो है वो जंग के थ्रू कॉन्कर्स किया, मिलिट्री के थ्रू उसने बहुत सारे जो है एरियाज़ को फ़तह किया। इसके अलावा उसने सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़ कुशन। कुशन जो है वो एक एंशियंट सेंट्रल डायनेस्टी थी, जिसके जो आजकल जो हमारा एरिया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एंड नॉर्दर्न एरिया, यहाँ पे वो रूल करते थे। एंड दे नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन ट्रेड, कल्चर एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ द गंधारा। ठीक है, गंधारा जो है बेसिकली ये एंशियंट रीजन था इनका, हमारे पास अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पे ये रूल करते थे। ये 6th सेंचुरी में बेसिकली 6th सेंचुरी BCE टू 5th सेंचुरी कॉमन एरा तक ये रहे, और ये अपने जो आर्ट्स हैं उसकी वजह से और रिमार्केबल जो इनका क्राफ्ट था उसकी वजह से बेसिकली ये जाने जाते थे। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें ये उनकी सील्स हैं, यानी कि ये उनकी स्टैम्प्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन, वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा जाने जाते थे अपने प्लान सिटीज़ के लिए, इनका बहुत ज़्यादा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, इसी तरह से ये इनकी पिक्चर है, जैसे ये दिस इज़ नॉन एज द डांसिंग गर्ल, और ये उनका एक स्कल्पचर है। ये इंडस वैली, इसीलिए इंडस वैली जो है अपने आर्ट्स और क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। सो इन सारी चीज़ों के थ्रू, इन सब टॉपिक्स के थ्रू आप अपनी एक्टिविटी दिस वन, आप इनके आपको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट्स है, आपको यहाँ पे उनके नेम्स मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये ब्लैंक्स हैं, ये बुद्धास के जो हमारे फोर ट्रुथ हैं, अशोकाज रिफॉर्म्स। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 6 विच इज़ अबाउट द चंद्रगुप्ता, कुशन एंड द गंधारा। यू हैव टू राइट फ्यू लाइन्स अबाउट दीज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये सारी जो सोल्यूशंस हैं, चीज़ें हैं, इनको एक्टिविटीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अबाउट द बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लिखने हैं जो अर्ली टाइम में इस्लाम को फैलाने में पेश आई थी। ठीक है, जैसे कि रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे इतने ज़्यादा, लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं था, और कुछ लोग दूसरे लोग जो हैं, दूसरे मज़ाहिब से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो रॉन्ग एक्यूजेशन लगाते थे, इल्ज़ामात लगाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे बिलीफ के बारे में। ऐसे ही जो दूसरे रिलीजन्स थे वो रेजिस्ट करते थे किसी नए बिलीफ को अडॉप्ट करने में। इस तरह के कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखने हैं। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़, ये पिक्चर आपने देखनी है और इसमें ये लोग क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, जिसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं। ठीक है, अब आप इन्हें देखें, ये क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली कलेक्ट द गार्बेज। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये क्लीन कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द की जो स्पेस है उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और क्लीनलीनेस आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिकली वो हमारे हाफ फेथ के बराबर है। ठीक है, क्लीनलीनेस की इतनी ज़्यादा हमारे रिलीजन में भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमें डिजीज़ से दूर रखता है। ठीक है, एक हेल्दी जो माहौल है वो पैदा होता है उसकी वजह से। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ राइट डाउन सम सजेशन फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर टाउन। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द को कैसे साफ़ रख सकते हैं, प्रॉपर आप वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको बनाएंगे अगर आपको, और इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द अगर कहीं पे आपको कोई कूड़ा करकट दिखता है, कहीं पे नज़र आता है, तो आप उसको उठा के जो करीबी डस्टबिन है उसके अंदर डाल दें, और लोगों को इसके बारे में अवेयर करें कि क्लीनलीनेस वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उससे बीमारियों से दूर रहेंगे। ऐसे ही जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रीयूज़ एंड रीसाइकिल। चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए, रीसाइकिल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको बस एक बार यूज़ करके
थ्रो कर दें। ऐसे ही सफाई, स्वीपिंग, यानी कि हमें अपने इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरह के कुछ और सजेशंस हैं जो यहाँ पे आपको, जो आप खुद से सोचते हैं कि क्या हो सकता है, हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, इर्द गिर्द की स्पेस को हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। एंड आर नेक्स्ट एक्टिविटी, ये एक बहुत अच्छी मज़े की एक्टिविटी है जिसमें आपको ये वर्ड जो नीचे यहाँ मेंशन है ये इस पज़ल में फाइंड आउट करने। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ फाइंड आउट किए, जैसे कि देखिए रीयूज़ है, बॉटल्स हैं, वेस्ट है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये टॉक्सिक है। इसमें से कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको खुद इसमें से फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। And our last activity is activity number 13. What is 3R principle? Why it is important? ठीक है, 3R principle क्या है? 3R principle है reduce, reuse एंड रिसाइकल, ठीक है। रिड्यूस का मतलब क्या है कि हम जो हमारे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हैं, जो गंदगी है, हम उसको रिड्यूस करें, ठीक है। रीयूज़ का मतलब है कि चीज़ों को हम बार बार इस्तेमाल करें, बजाय उसको एक बार यूज़ करने के बाद उसको गार्बेज की शक्ल देकर हम थ्रो अवे कर दें। ऐसे रिसाइकल, जैसे हम प्लास्टिक्स की चीज़ों को अक्सर कहते हैं ना कि हम रिसाइकल करेंगे, पेपर्स रिसाइकल हो सकते हैं, ये इस तरह की चीज़ें बुक्स रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करने का मतलब है कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीटेडली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है यहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में आप लिखेंगे क्यों ये तीनों चीज़ें हमारे पास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हियर आपके सोशल स्टडी का जो समर पैक है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हैव अ गुड वेकेशन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।